नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब नहर का मुद्दा जो है वो गर्मा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के कई जिलों में पानी की बुनियादी समस्या का समाधान करने वाली इस परियोजना को लेकर राज्य और केंद्र एक दूसरे पर पिछले लंबे समय से हमलावर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, उससे ज्यादा बीजेपी के लोग आपस में एक दूसरे को घेर क्यों रहे हैं। आज किरोड़ी लाल मीणा के इलाके में जब पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, तो क्यों नारे लगे उनके खिलाफ, इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुद्दा अब चुनाव में वाकई में कोई तस्वीर, कोई रूप लेने जा रहा है, और क्या राजस्थान चुनाव में इससे किसी भी राजनीतिक दल को कोई फायदा होगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अटल खंडेलवाल बीजेपी से हैं और अरुण शर्मा कांग्रेस से। अटल खंडेलवाल जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। क्या वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पहुंचने से किरोड़ी समर्थक वहां पर नारे लगाते हैं? देखिए मैम, पहली बात तो कि ये बहुत क्लियर है क्या आपको कि वो किरोड़ी लाल जी के समर्थक ही थे जो नारे लगा रहे थे। तो बेसिकली ये क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे बहुत सारी चीजें पक्ष विपक्ष में होती रहेंगी और नाम किसी भी तरीके से कोई और का आता रहेगा, ये बहुत संभावनाएं हैं। और रही बात अब अपन ईआरसीपी की देखें तो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बिल्कुल ड्राफ्ट हुआ था 2018 के अंदर, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं। और तब भी केंद्र ने एक बात कही थी कि इसकी जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर दीजिए। वो 75% डिपेंडेबिलिटी ऑफ वाटर है जो होनी चाहिए अगर राष्ट्रीय परियोजना है, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा ठीक करिए और वापस भेजिए। तो 2019 में भी उन्होंने सेम ड्राफ्ट भेजा, तो उन्होंने केंद्र ने यही बोला कि भाई आप इस ड्राफ्ट को ठीक करिए। तीसरी बार फिर भेजा 2020 के अंदर, फिर उनका लेटर आया कि भाई आप ड्राफ्ट को ठीक करिए। जब तक ड्राफ्ट ठीक नहीं होगा तो राष्ट्रीय परियोजना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। दो तरीका है, या तो जिस दो स्टेट्स को कॉमन फायदा नुकसान हो रहा है पानी का, वो दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ समझौता करे, एनओसी दे दे एक दूसरे को, और फिर वो आगे बढ़ सकते हैं इस राष्ट्रीय परियोजना के मुद्दे पे। या फिर पानी की डिपेंडेबिलिटी एक इशू है, उसको क्लियर कर ले वो स्टेट, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही तरीकों से कई मीटिंग्स हो चुकी, कई दौर की, केंद्र बीच में बैठा, दोनों राज्यों को बिठाया। और सबसे सही समय अगर ये कहते हैं कि साहब केवल बीजेपी के कारण ऐसा है, तो सबसे सही समय वो था जब एमपी में भी इनकी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। तो ये मुद्दा बहुत आसानी से सुलझा सकते थे। अगर इसको केवल आप कहते हो कि राजनीतिक मुद्दा है तो ये सुलझा सकते थे, उस वक्त तो दोनों जगह इनकी सरकार थी। लेकिन अपन ने देखा है पहले भी, अगर अपन पास में जाते हैं तो कावेरी का मुद्दा, दो स्टेट्स के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए, पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे। जल का विवाद कोई नया विषय नहीं है, ये पुराना है। और एक भी जगह राष्ट्रीय परियोजना 75% डिपेंडेबिलिटी के बिना बनी हो तो कोर्ट कर दे। और अब तीसरी बात पैसे की, आप ये बोल रहे हैं कि पैसे 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 चाहिए, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो आप बताइए, जल शक्ति मंत्रालय ने घर के कनेक्शन के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए इनको, उसमें से मात्र ये 4,000 करोड़ के लगभग खर्च कर पाए पिछले 4 साल से। अभी हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी ने 22,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, वो भी 11 डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट वही है जहाँ ईआरसीपी की परियोजना है। 12वें स्थान पर आ रहा है जल, मतलब नल कनेक्शन देने के अगर हम उसको वो देखते हैं, हम स्टैटिकल डेटा एनालिसिस, तो 12th नंबर पे राजस्थान का नंबर है ये कनेक्शन बांटने के अंदर। ऐसा क्यों है? 20,000 करोड़ को क्यों नहीं यूज किया आपने? किसी ने मना किया था? आप जो जल देंगे लोगों को, अगर केवल अपन लोगों की बात करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर अलग से चाहिए,
बांधों की योजना के लिए ये कह रहे हैं अब कनेक्ट करेंगे बांध को। 4 साल पहले क्यों नहीं करने की योजना बनाई, अब पैसे क्यों नहीं दिए? जितनी ये बात कहते हैं आप कि हम कहते हैं पैसे देखिए नीलवाल जी, जितनी सारी बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, या तो ऐसा होना चाहिए था या ऐसा हो जाता या ऐसा हुआ क्यों नहीं। बात तो ये हो रही है कि अब चुनाव है और चुनाव से पहले मुद्दे गरमा रहे हैं। और उसमें दौसा में जब गजेंद्र सिंह शेखावत, आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे भी हैं, पूरे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जब पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं। यहाँ पर भी आपका ये कहना है कि संभावना हो सकती है कि वो विपक्ष के लोग हों, लेकिन तथ्य क्या है वो आपके पास जानकारी नहीं है। अरुण शर्मा जी, आपके पास आना चाहते हैं। क्या वजह है कि जिनके जिनके हाथ में आज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जिम्मेदारी, जिन 2-3 लोगों को बैठकर टेबल पर इस मामले को निपटाना है, वो अगर राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में आपकी पार्टी के लोग उनको उस तरह से इस प्रोजेक्ट को, मुख्यमंत्री ने मांग कर दी प्रधानमंत्री के आने पर यहाँ पर, लेकिन इस पे स्थायी ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते तो राजस्थान की जनता का भला नहीं होता। देखिए डॉक्टर मीना, तो ये ईआरसीपी का मामला चुनाव की वजह से ही नहीं, हम पिछले 2-3 साल से इसको पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। आपको पूरा बैकड्रॉप मालूम है, मुझे नए सिरे से नहीं जाना है। ये 2017-18 के बजट भाषण में मैडम वसुंधरा जी ने इसको रखा था कि ये राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए और ये पूरा प्रोजेक्ट। उसके बाद एक टॉप ऑफिसर को दिल्ली से बुलाया था जिसने डीपीआर इसकी बनाई और वो केंद्र में भेज दी गई। संयोग से वही जो अफसर हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो अब दिल्ली में है और जनशक्ति विभाग में ही है। मतलब वो अभी रिटायर नहीं हुए, कहीं नहीं गए, उन्होंने ही डीपीआर बनाई है, उन्होंने ही पूरी डिटेल इसमें काम किया है। ये भी अब बैकग्राउंड सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी 5 साल पहले यहाँ जब अपने चुनाव अभियान पे आए थे, रैलियों में उन्होंने कम से कम 2 जगह बड़े स्पष्ट तौर पे घोषणा की कि ईआरसीपी को हम बनाने के मामले में हम बिल्कुल सकारात्मक हैं और इसको बनाया जाएगा। वो अलग बात है, बाद में गजेंद्र सिंह जी ने एक बार तो मना ही कर दिया कि झूठ है ये, लेकिन उनको शायद भान नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, सारे डॉक्यूमेंटेड चीज है, आप यू कांट गो बैक लाइक दिस। तो खैर, इसकी मूल समस्या ये है डॉक्टर मीना की 17-18 के बाद 19 आया और 19 में जनता ने फैसला किया कि कांग्रेस की सरकार यहाँ रहेगी। बस वही बड़ी समस्या है। इनका जो सोच है डॉक्टर मीना, वो जो फेडरलिज्म है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि भारत के संविधान ने सभी राज्यों को दिया है। आप अपनी अपनी सरकार चुन सकते हो, लेकिन ये आपने सुना होगा, लगातार डबल इंजन सरकारों की बातें करते हैं, विच इज बेसिकली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज डबल इंजन? हमने कई जगह डबल इंजन, कांग्रेस के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व ने भी डबल इंजन की सरकार शब्दों का कई बार प्रयोग किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ बीजेपी को ही अच्छी लगती है, कांग्रेस को भी अच्छी लगती है। कड़ी से कड़ी मिलाने की बात कांग्रेस पार्टी भी करती है। स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और देश की संसद तक में ये बात होती है। सवाल इस वक्त ये है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पिछले 5 साल में 2018 में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार की तरफ से केंद्र को ऐसे ठोस सुझाव जिससे कि आप जनता के बीच जाएं तो ये बता सके, ये साबित कर सके कि आपकी सरकार ने बहुत प्रयास किए, केंद्र की चूक है जिसकी वजह से हमें ये राजस्थान के जनता को इस परियोजना से जो फायदा जिलों को होने वाला था वो नहीं हुआ। देखिए, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है, ये सच भी है कि ये दुर्भावना पूर्वक ये रोका गया है। अभी मेरे दोस्त बीजेपी के कह रहे थे कि 90-10 का कहीं भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये भूल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक
सिमिलर प्रोजेक्ट है, उसमें 90-10 के रेशियो को एक्सेप्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां तो नॉर्थ ईस्ट में उनको उस समय अपना सातों राज्यों में अपनी अपनी सरकार बनानी थी, तो वहां वो प्रोजेक्ट चल रहा है, राष्ट्रीय परियोजना है। देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़प्पन का रोल है, बड़े भाई का रोल है, और ये बार बार अटल जी अभी गिना रहे थे, उसमें हमने इनको इतने हजार करोड़ दिए, उसमें इतने दिए। किस टाइप की लैंग्वेज है ये? किसने दिए, किसका पैसा है? राजस्थान की जनता का भी भागीदारी है उसमें, टैक्स कलेक्शन में। तो ये दिया लिया की बात ऐसी नहीं होती है, लेकिन जो बड़प्पन की उम्मीद थी वो मोदी जी की सरकार से अब कोई अपेक्षाएं नहीं है। अभी आपको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कर्नाटका में अटल खंडेलवाल जी ने जिन तथ्यों की तरफ इशारा किया कि हर घर जल की जो व्यवस्था, जो केंद्र सरकार का जो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और किसी भी राज्य की सरकार को उसमें जरूर सहयोग के हाथ बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उस राज्य के भी हर घर को नल अगर मिलता है तो वो हमारे इतिहास में हिंदुस्तान की आजादी के बाद से एक बहुत बड़ी कमी है कि आज भी पानी के लिए घर के लोगों को दूर दराज से जाना पड़ता है और लेकर आना पड़ता है। तो इसमें साथ देना चाहिए था राज्य सरकार को, जो बजट था उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। इसमें कोई आपको कोई दो राय है अरुण जी? नहीं, देखिए, राज्य सरकार का इनके पास जो आंकड़ा है वो पुराना है। पिछले 1 साल में ये जो अभियान है घर घर जल नल के द्वारा, उसमें कमाल की तरक्की हुई है। वो आंकड़ा बदल चुका है, जो ये लिए घूम रहे हैं, जो इनको सूट करता है वो आंकड़ा देते हैं ये। दूसरी बात मैं आपका ध्यान दिला रहा था कि अभी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताजा, कि कैसे मतलब हम अकेले नहीं हैं। वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जहां आपको याद होगा एक बार बिल्कुल नीलामी के अंदाज में, बताओ कितने करोड़ का पैकेज दे दूं, 54 लाख से शुरू हुए थे, फिर कुछ 1 करोड़ जाने कहां पहुंचे थे वो। तो ये अंदाज है इनका बात करने का। लेकिन अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है मैडम, और वहां कांग्रेस ने 10 किलो चावल देने की गारंटी दी थी। 5 किलो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार दे रही थी, उसमें 10 किलो देने की बात की थी। इन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ताजा घाव है, बकायदा सर्कुलर निकाल के मना किया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट को ये राइट नहीं दिया जाए। अब वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं, आधे लोगों को कैश दे रहे हैं उस 5 किलो का। तो देखिए, ऐसे देश नहीं चलता। आपको बड़ी दिल रखना पड़ता है। आप मान लीजिए दूसरी जगह दूसरे दलों की सरकार भी हो सकती है। इस तरीके से आप सिर्फ एक तरीके के लोग, एक रंग के लोग, आज्ञा पालक जनता। चुनावों में आप जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि इस चुनावों में जनता के बीच में प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को अपने अपने ढंग से रखेगी। सवाल ये है जगदीश शर्मा जी कि एक मिनट मैडम, 1 मिनट में आप सभी को राजनीति से ऊपर बधाइयां देता हूं कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया है। आप कंटिन्यू। आप सभी को बहुत सारी बधाई। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे देश और प्रदेश और दुनिया के उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने इसमें बहुत ऊर्जा लगाई, बहुत मेहनत हुई। और इसको लेकर आज सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा भी हो रही थी। जिस तरह से हवन यज्ञ हो रहे थे, उनकी वाकई में कितनी सार्थकता थी, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी आस्था है। बहरहाल राखियां भी बांधी जा रही थी चांद को पृथ्वी की तरफ से, और उसको लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के मीम्स भी बहुत बनाए जा रहे थे। लेकिन हम वापस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अटल जी, आपको भी और आप सभी पेरेंट्स को भी। जगदीश शर्मा जी, एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पानी के बेसिक बुनियादी मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, और संघीय व्यवस्था को हम इसमें उलाहना दे रहे हैं कि संघीय व्यवस्था की वजह से केंद्र सरकार जो है वो राज्य को मदद नहीं करती क्योंकि दूसरे दल की सरकार है। बहुत ही बड़ा विरोधाभास है, हमारी राजनीति की क्रूर सच्चाई भी है। ऐसा है मीना जी, ये जो चांद का मिशन है, ये चांद के मिशन में एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर वहाँ पानी मिल जाता है तो बहुत सारा पानी उपलब्ध होगा दुनिया में,
और पीने के लिए, जिसके लिए कि झगड़ा हर जगह पर बना हुआ है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सारी जगह जी पानी का झगड़ा है। वो राजस्थान में भी है, वो देश में भी है। देश में भी अभी अरुण जी जो हैं कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी कावेरी के जल के लेकर विवाद बना हुआ है, और उस पर भी माथापोड़ी आए दिन बनी रहती है। सवाल ये है कि ये दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और राजनीति तो इस पर होनी ही होनी थी, ये तो पहले से मालूम था, क्योंकि राजस्थान में पानी का इशू बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद है कि राजस्थान में हिमालय का पानी लेकर और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पहुंचाया गया है। उसके लिए कितने साल लगे हैं राजस्थान को, इसको इस उपलब्धि के लिए। अब धीमे धीमे डेजर्ट का पूरा एरिया सरसब्ज भी होता जा रहा है। अब ये ईस्टर्न कैनाल की जो बात चल रही है, ये ईस्टर्न कैनाल को लेकर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कॉमन मैन को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को आपस में बैठकर सलाह मशविरा कर कर और इस परियोजना को चलाया जाना चाहिए, इसमें राजनीति। लेकिन ये जब इंदिरा गांधी कैनाल थी, यानी कि जो हमारी राजस्थान कैनाल कहलाती थी, तब भी ये झगड़ा होता था कि इसको यहीं क्यों ले जाया जा रहा है, इसको जैसलमेर ही क्यों ले गए। और वेस्टर्न, इवन अशोक जी तक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर भी ये आरोप लगे हैं कि ये वेस्टर्न राजस्थान को ही डेवलप करना चाहते हैं और ईस्टर्न राजस्थान को जो है पिछड़ा रखना चाहते हैं। ये आरोप इसी विधानसभा में लगे हैं खूब, जबकि ये बताया गया है कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और ये जो जिले हैं, इन जिलों के लिए पानी पहुंचाने का काम इतनी आसानी से लिया नहीं गया था, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में कैनाल को बढ़ाया जाता रहा। लेकिन इस झगड़े का मतलब नहीं है, इसलिए नहीं है कि अब एक ही इलाका ऐसा बचा है राजस्थान का, ईस्टर्न पार्ट, जहां पर कि पानी की कोई किल्लत हो सकती है। बाकी जी राजस्थान के लगभग हर इलाके में पानी उपलब्ध है, अपने स्रोतों से या दूसरी जगह से आया हुआ पानी। तो इसको केंद्र सरकार को और राज्य के सरकार को, दोनों को बैठकर और सुलटाना चाहिए, क्योंकि राजनीति का मतलब ही चीजों को सुलटारा करने का है, हल निकालने का मतलब है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी चीज को जो है दबा के बैठ जाएं, उसकी प्रोजेक्ट को लेकर बैठ जाएं और उस पर कहें कि अब इसमें ये ठीक करके लाओ, अब ये ठीक करके लाओ। जब आप जल्दी काम करने की इच्छा रखते हैं तो काम जल्दी हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि केंद्र सरकार एक कमेटी बना दे जो उसके एग्जीक्यूशन को लेकर सलाह मशवरा कर सकती है, सलाह दे सकती है कि ऐसा एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन उसको रोक लें, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती है कि क्यों रोका गया है। और ये जी जनता के लिए, जनता के विरोधी ही कारण कहा जाएगा कि जनता के विरोध में काम किया जा रहा है। जी। और इस मामले में खास चर्चा में रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, जब उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र जी की सरकार बना दो, और उन पर आरोप भी लगे कई तरह के कि जिस तरह से जो एक समाज विशेष को साथ लेने की या संदेश देने की वो जो कोशिश कर रहे हैं। राजीव जैन साहब, आज का जो जो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जो नारेबाजी है, क्या इसे उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ही पार्टी में किसी एक व्यक्ति की सरकार बनाने के लिए जो स्टेटमेंट दिया, उसकी वजह से पार्टी के दूसरे नेता को ये बात अच्छी नहीं लगी और आज इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला। तो बीजेपी और कांग्रेस को तो छोड़ दें, आज तो बीजेपी अपने अंदर ही आपस में इस मुद्दे पर लेकर दो फाड़ है। देखिए, अब जो ईआरसीपी को लेकर पूरी राजनीति छा गई है, इसमें दोनों दलों का एक वो अपना अपना सियासी महत्व भी है और करना भी चाहिए इन राजनीतिक दलों को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो गजेंद्र सिंह जी का एक मैं बयान देख रहा था, तो उन्होंने एक अलग भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो भाजपा की अगली सरकार बनेगी उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में इस ईआरसीपी के मंजूरी दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई क्वेरीज मांगी थी और जो तकनीकी खामियां थी उनको दुरुस्त करने की बात की। 3-3 4-4 मीटिंगें बुलाई गई, तो राजस्थान का कोई प्रतिनिधि जो इस संदर्भ के मंत्री हैं वो भी नहीं आए, तो उनका अपना एक बयान है। दूसरी तरफ सरकार का है, मुख्यमंत्री बार बार इस चीज को उठाते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के 2 सभाओं के उल्लेख करते हैं, उनकी हमेशा एक
मुख्यमंत्री जी की ये वो रही है भावना कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, जिससे इसमें जल्दी काम हो। 13 जिलों का है, वो तो सारी चीजें विस्तार से आई गई और सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो जगदीश जी कह रहे थे, मैं उसकी बात आगे बढ़ाता हूँ। जो पूर्वी राजस्थान है, वो राजनीति से कहीं ना कहीं वो पूर्वी राजस्थान के लोग ये मानते हैं कि जो राजस्थान में शासक रहे, जिस पार्टी का सत्ता रही है, उन्होंने हमेशा पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की है, विकास की दृष्टि से, हर चीज की दृष्टि से। जबकि पूर्वी राजस्थान सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो यहाँ से जाता है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, वो एक अलग चीज है कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर राजस्थान नहर, जो इंदिरा गांधी नहर कहलाती है, वो हमारे यहाँ इंजीनियरों का कमाल है, इतना लिफ्ट करके पानी को इस तरीके से पहुंचाए। वो अच्छी बात है, पानी मिलना चाहिए सिंचाई के लिए और पीने के लिए। ईआरसीपी भी करीब करीब उसी तर्ज पर वो तैयार होने वाली परियोजना है। तो निश्चित रूप से अब जब चुनाव आ गए तो सियासी दल है, तो उस पर सियासत तो होना लाजमी है। और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी का आज वहां जो विरोध हुआ या जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के निशाने पे तो बहुत पहले से ही है कि राजस्थान के सांसद होके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो विभाग के मंत्री है, इस चीज को पुरजोर ढंग से नहीं उठा पाए। और प्रधानमंत्री से कहीं मुख्यमंत्री तो ये भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री खुद घोषणा कर दें। और ये परियोजना जो बनाई थी, ये सुंदरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उनकी बनाई हुई थी। तो उस चीज को भी मुख्यमंत्री कई बार जिक्र करते हैं कि हम तो भाजपा सरकार की बनाई हुई परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र को इसमें आगे आना चाहिए। जब केंद्र आगे नहीं आ रहा, तो कल उन्होंने एक और वक्तव्य दिया इसी मुद्दे पर कि मैं तो जिद्दी हूँ, इस चीज को हमारी धनराशि से, राज्य सरकार अपनी धनराशि से इसको पूरा करेगी आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से अब जो सियासत है, 13 जिले हैं, 13 जिलों में बड़ी भारी सीटें, पिछली बार कांग्रेस वहां से सबसे ज्यादा सीटें लाई थी, तो उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इस बार राजनीतिक समीकरण कुछ अलग भी बन सकते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सियासत होगी उस इलाके में, वो ईआरसीपी को लेके होगी। आज जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो उनके जो आगामी 4-5 दिन के दौरे हैं, जो मैं उनके प्रोग्राम देख रहा था, वो पूर्वी राजस्थान के जिलों में है। वो वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको भी इशारा हुआ उनकी पार्टी से कि आप इस इलाके में जाइए, इस इलाके में ईआरसीपी को लेकर काफी आक्रोश रहा है या जो भी रहा है, तो समझाइए। तो ये भाजपा की अपनी रणनीति है कि वो अपने उसी मंत्री को भेज रही है उन इलाकों में। कल दौसा थे, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, इन जिलों में उनके 4-5 दिन के दौरे हैं। यदि आपने देखा हो उनके प्रोग्राम, तो वो एक कहीं ना कहीं एक मकसद यही है कि ईआरसीपी के मुद्दे पे, जो क्योंकि भाजपा कहती है और केंद्र सरकार कहती है कि ये राज्य सरकार इस पे भ्रांतियां फैला रही है, कि भ्रम फैला रही है इस चीज को लेके। तो हो सकता है उस चीज की सफाई वो देने जा रहे हैं। तो वो उनके जो आज बयान में देख रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने इसमें तकनीकी खामियां छोड़ी हैं, इस तरीके से नहीं होता है, इस चीज को पूरा करना चाहिए। बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं आए, तो इन बैठकें भी स्थगित की गई। एक बार तो जयपुर में उन्होंने रखी बताई, जैसा वो बता रहे थे, उसमें भी कोई संबंधित मंत्री अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। तो निश्चित रूप से इसमें सियासत है। मेरे ख्याल से कांग्रेस ही सोचती होगी ये लटका रहे मुद्दा, तो उससे उसको फायदा मिलेगा। जनता में कहने को वो रहेगा कि देखो केंद्र सरकार या भाजपा के इतने सांसद होते हुए भी तो क्या वाकई में जनता को समझाना इतना मुश्किल है कि ये काम क्यों नहीं हुआ? पूर्वी राजस्थान के लोगों को जो राहत इस पानी के आने से मिल सकती है, वो नहीं मिलने से किसानों को जो नुकसान हुआ है, क्या राजस्थान के ये किसान और राजस्थान की ये आम आवाम इस बात को नहीं समझ पाएंगे? अटल खंडेलवाल जी, जब आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हिंदुस्तान के, भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, तो क्या 4.5 साल में अशोक गहलोत के साथ वो उन्हीं के जिले से आते हैं, एक जिले के दोनों लोग हैं? क्या वाकई में राजनीतिक दूरियां इतनी ज्यादा है कि आम आवाम के मुद्दे पर भी आप लोग एकजुट नहीं हो पाए? देखिए मैम, आपकी पहली मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि राजनीतिक दूरियां तो वास्तव में इतनी ही अभी हो रखी है। आप समझिए कि वैभव गहलोत साहब लॉन्च नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से और ज्यादा ये राजनीतिक दूरियां बढ़ी है।
आप इस बात को भी गलत तरीके से ना निकालें कि भी हमारी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम इसको हम पास करा लेंगे। वो पास कैसे होती है? राष्ट्रीय परियोजनाएं पास होने के लिए 3-4 नियम है। वो नियम को अगर फॉलो प्रॉपरली कर लोगे तो पास होगी, वरना कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो भले कांग्रेस की हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक स्टेट का पानी दूसरा स्टेट वाला अगर ज्यादा लेगा तो उस स्टेट की जनता उस व्यक्ति को, जो कि उनका मुख्यमंत्री है या उनकी जिसकी सरकार है उस पार्टी की, वो लोग माफ नहीं करेंगे। वो संभव नहीं है, वो बहुत सारी जगह देखा गया है। इसका एक ही तरीका है, वसुंधरा राजे, आप ये देखिए कि इनका ये भ्रम मैं फिर बोलूंगा कि वो ये बोल रहे हैं कि 2017 में वही व्यक्ति सेक्रेटरी हैं जो कि जिन्होंने डीपीआर लिखी और वही व्यक्ति वहां जाके चले गए। तो व्यक्ति ने डीपीआर लिख ली और उसमें टेक्निकल अगर खामी हो गई तो वो वहां पर भी क्या, वहां जाकर के वो अकेले व्यक्ति थोड़ी है, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त होगी। वो बोलेंगे ही बोलेंगे ना कि ये नियम है, आप इसको ठीक कर दीजिए। आप ठीक क्यों नहीं करते? आप वो जनता को बताओ ना कि भाई इसमें ये दिक्कत है ठीक नहीं होने में। आप वो कहीं पर भी नहीं बोल रहे कि डीपीआर टेक्निकली 75% डिपेंडेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो कोई और तरीके से अपन इस चीज को करते हैं, या सहमति एनओसी दोनों स्टेट के बीच में किसी तरीके से कोई सहमति ले लेते हैं कि आप इतना जल ले लीजिए प्रतिशत, मैं इतना। दूसरी बात, आप अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा परियोजना है जहां पर कि ये संभव नहीं है। आप एक बार मेरे को उसका नाम बता दीजिए, मैं उसको पूरा का पूरा स्टडी करके देख लेता हूँ। ये है ही नहीं कि एक भी परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना अगर होती तो 100% टेक्निकली इश्यू खत्म हो जाता और ये वाली परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सकता था। जब 22,000 करोड़ रुपए आप देखिए कि इन 11 डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं तो क्या इश्यू है? वो बाकी का पैसा 37,000 करोड़ की थी ना पहले तो, अब तो इन्होंने डिले कर करके आज 70,000 करोड़ की परियोजना बन गई। 70-72 पहले तो 37,000 करोड़ के आसपास कुछ थी। तो क्यों नहीं दे सकते थे? जब 20,000 करोड़ वो उसके अंदर दे रहे हैं, 22,000 करोड़ एक ही साल में 23-24 में जल शक्ति मंत्रालय नल कनेक्शन देने के लिए दे रहा है, तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, डीपीआर में कोई चेंज नहीं। जनता के हितों को दरकिनार करके बनाना कितना सही? आप लोग खुद भी तो चिंतन करते होंगे, आप लोग भी क्या करें? आप बताइए क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करें? एक के बाद एक परियोजनाओं का, एक के बाद एक योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, जनता को फ्री में बहुत कुछ बांट रहे हैं। राष्ट्रीय योजना की मांग करके 90% राशि केंद्र से मिले, इस भरोसे में या इस उम्मीद में या इस आरोप के साथ इस परियोजना का पिछले 5 साल में कोई काम नहीं होना, क्या वाकई में जनता मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करेगी कि एक राज्य का मुखिया केंद्र से कोई काम करा नहीं सका और इसलिए जनता संवेदना के रूप में, सिंपैथी के रूप में उनको वोट दे? देखिए डॉक्टर मीना, ये अभी आपने गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, राजीव भाई ने बताया कि वो कैसे कह रहे हैं पब्लिक में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ईआरसीपी क्लियर कर दी जाए। आपसे मुख्यमंत्री के बारे में सवाल किया, आप सीधे गजेंद्र जी पे चले गए। देखिए ऐसे आइसोलेशन में नहीं होता। मैं आपको इनकी नीयत बता रहा हूं जो रोज स्पष्ट होती जा रही। इनका इतिहास है मीना जी। बाड़मेर की रिफाइनरी 5 साल डिले की गई थी पिछली बार, आपको याद होगा। 2 उद्घाटन हुए हैं उसके। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, फिर इनने 3.5-4 साल निकाल दिए, मोदी जी ने दोबारा उद्घाटन किया। ये कोई नई बात नहीं है और ये जो नियत है बिल्कुल साफ है कि आप हमारी सरकार लाइए। मोदी जी खुद सीकर में पूछ रहे थे क्या मिला आपको राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाके। देखिए सोच बहुत क्लियर है। अगर आप इसको कुछ और नाम देना चाहती हो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है बाड़मेर रिफाइनरी ने पूरे 5 साल डिले की। जयपुर की मेट्रो का एक फेज 2.5 साल तक इन्होंने चलाई नहीं, जो कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने तैयार दी थी इनको।
इनको लगता था 2-2.5 साल डिले करते हैं तो वो क्रेडिट वसुंधरा जी को मिल जाएगा कि उन्होंने मेट्रो चलाई है जयपुर में। देखिए, ये इस तरीके का सोच है, ये ठीक नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन शामिल नहीं है और एक जो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी है, उसको बड़ा दिल दिखाना ही पड़ता है, इतना बड़ा देश है अपना। इसमें ये संभव है कि दूसरी पार्टियों की सरकारें भी राज्यों में हों। अगर आप सौदे करोगे, गजेंद्र सिंह जी जनता को ऑलमोस्ट धमका रहे हैं ना, आप हमें ले आइए, अगले दिन ईआरसीपी की हम क्लियर कर देंगे। किसी ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ दुश्मनी निकाली है, मैं तो ये कहता हूं, जिनको ईस्टर्न राजस्थान में आज भेजा है कि जाओ ये इलाके में हो क्या हो, आप जनशक्ति मंत्री, उनको ये किरोड़ी लाल गुर्जर जी का विरोध ही नहीं है। हमें पक्का यकीन है कि ये जो 13 जिले हैं, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों ने। वहां चुप्पी लगा के बैठे हैं। राजस्थान ने 25 एमपी टेबल बजाने के लिए या लोकसभा में रामलीला मैदान की तरह मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए नहीं भेजे। ये कहीं नहीं होता विश्व में, ये सिर्फ अपने यहाँ होता है कि आपको रामलीला मैदान और लोकसभा में फर्क ही नजर नहीं आएगा। नारे लगाए जा रहे हैं, तुकबंदियां जोड़ी जा रही हैं, 300 आदमी वो जवाब दे रहे हैं। एमपी तो बहुत जिम्मेदार वो होता है, राजस्थान का नमक है। देखिए, राजस्थान का आदमी बहुत स्वाभिमानी होता है, डॉक्टर मीना भोला भी होता है। अगर ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है, हम कह रहे हैं कि वैसे तो सब ठीक होगा, हम बहुत आशावादी लोग हैं, कुछ ना कुछ होगा, कोई इंजन में मरम्मत होगी, कोई परिवर्तन आएगा सोच में, लेकिन इवेंचुअली अगर हमें अकेले को भी राजस्थान को करना पड़ा, कष्ट सहेंगे, हम ये ईआरसीपी करवा के मानेंगे, उस दिशा में बढ़े हुए हैं। ऑलरेडी 1100 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अलॉट किया हुआ है, काम चालू है। इनके कहने के बावजूद भी कि आप तुरंत काम रोक दीजिए, आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैसेज, बिल्कुल सख्त सा मैसेज भेजा, आप ईआरसीपी का काम रोक दें। कैसे कोई कह सकता है ये? तो देखिए, जरूर बाहर से लगता होगा ये राजनीति है और ये करवाना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते, वो तब करेंगे जब उनकी सरकार होगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और खुद के पायलट किया हुआ प्रोजेक्ट, जो टोटल क्रेडिट वसुंधरा जी को दिया जाना चाहिए, उनने ये प्रोजेक्ट बनाया था। डीपीआर उनके टाइम में बनी, उनके चुने हुए अफसर के द्वारा बनाई गई, जो अब दिल्ली में है, और 5 साल आपने सिर्फ इसलिए सजा देने के लिए लोगों को डिले कर दिया क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार। इट इज सिंपल एज दैट। जगदीश शर्मा जी, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं, इसके बीच सच्चाई ये है कि राजस्थान एक बड़ी सुविधा से वंचित रहा, एक बड़े अवसर से राजस्थान के लोगों को जो बुनियादी समस्या है, जो जीवन में सबसे पहली जरूरत है, उससे पार पाने में सफल नहीं हुए। जनता जब जाएगी चुनावों में, तो वो उनके पास क्या विकल्प है, वो कौन से रास्ते पर जाएं, वो क्या सुने, वो किसकी माने, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी दलील है और दोनों ही बड़ी मजबूती से दे रहे हैं दलीलें। देखिए मैडम, इसमें दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो ये कि अशोक गहलोत जी को ये प्रोजेक्ट जो है मुहूर्त निकलवा कर शुरू कर देना चाहिए था। वो भी अभी तक इसको 4 साल से लिए ही बैठे हुए हैं, सिवाय बयानबाजी के कुछ भी नहीं हुआ। भाई, उनको अगर 10% स्थायी देना था, मान लीजिए, ऐसे तो पहले 75-25 का रेशियो था उस प्रोजेक्ट का पार्ट, 25% राजस्थान गवर्नमेंट को लगाना था और 75% की सेंट्रल असिस्टेंस मिलनी थी, ऐसा मेरी जानकारी में है कुछ। तो 25% जो आपको खर्च करना था, उससे इस प्रोजेक्ट की जो है नींव रखना तो चालू करवाते आप इसकी कनेक्टिंग वो तो चालू करवाते, अपना आप ही दबाव में आ जाती सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नहीं लगता कि अरुण जी जो बोल रहे हैं कि भाई रुकवाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसको करिए मत, ये ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि वो दोनों बातें बोल रहे हैं। रुकवा दिया एक तरफ, और एक तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि इसका काम चल रहा है।
मतलब इम्प्लीमेंटेशन का किस लेवल पर चल रहा है अभी मालूम नहीं, लेकिन अगर सचमुच में चल रहा था और ये साल 2 साल पहले ही नहर यदि बनना शुरू हो जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नजरों में देखना मुश्किल हो जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता कि ये तो प्रोजेक्ट चालू हो गया है, जिसको कि आप भी मान रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये दुभात जो जिसको कहें हम, तो वो दुभात नहीं चलेगी। और ये राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ के लोग चुनाव के टाइम पर इसका हिसाब किताब कर लेंगे, तो ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी न किसी लेवल पर इस लेवल पर बात करनी चाहिए थी। ये डिप्लोमेसी भी होती है कि दो दुश्मन देशों के बीच में भी कहीं न कहीं मुलाकात होती है। आप देखते ही हम आज भी देखते सुनते हैं कि भाई फला देश से नहीं बनती है तो भी उनके राष्ट्रपति जी से जाकर तो हाथ मिलाया ही जाता है। तो राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी और अशोक गहलोत जी की जो है एक अच्छी बात यह है कि दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और कई दफे मैंने जो महाबीमारी फैली थी हमारे यहाँ पे कोरोना की, उसके दौरान तो नरेंद्र मोदी जी अशोक जी की बाकायदे सार्वजनिक मीटिंगों में एप्रिसिएशन करते थे उनके कामकाज का, उनके मैनेजमेंट का, और उनको अच्छा बताते थे। तो ऐसी ऐसी स्थिति में जब एक चीज बहुत अच्छी हो सकती है तो दूसरी चीज भी बहुत अच्छी हो सकती है। और एक चीफ मिनिस्टर राजस्थान के सांसदों के साथ भी मीटिंग कर सकता है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले कई प्रोजेक्टों के बारे में, जैसे मुझे याद पड़ता है, राजस्थानी को शेड्यूल 8 की जो है भाषा नेशनल लैंग्वेज शेड्यूल में लाने के बारे में अपोजिशन के एमपीज के साथ भी वसुंधरा जी ने बैठक की थी। दिल्ली में बैठक हुई थी वो, और मैं उस बैठक को देख रहा था, कवर किया था मैंने उसको। तो जब किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर, तो ये प्रोजेक्ट तो और भाषा जितना कोई कम थोड़ी है ये पानी के लिए। जब भाषा के लिए हो सकती है तो पानी के लिए भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक दूसरे को कम करना नहीं है। तो ये जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ पॉलिटिकल मैनूवरिंग या मैनेजमेंट, तो वो उसका भी पार्ट है। तो ये अशोक जी को जो है ना करना चाहिए था। अब सारी बातें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के टाइम पे, जैसे आज ही बता रहे हैं, मुझे तो जानकारी में नहीं था कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत के खिलाफ नारे लगे हैं। तो ये तो अभी चुनाव होने में 3-4 महीने बाकी हैं, तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नारेबाजी और तेज हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। और इस मुश्किल का एहसास, इस मुश्किल का आभास केंद्र सरकार को क्या हो चुका है? क्या इसीलिए राजीव जैन साहब गजेंद्र सिंह शेखावत को पूर्वी राजस्थान कई दिनों के लिए सरकार ने भेजा है? क्या डैमेज कंट्रोल वो कर पाएंगे? और क्या वो इस बात को, जो कि यहाँ पर जगदीश शर्मा जी ने कही है कि मुख्यमंत्री की मंशा होती, मुख्यमंत्री की इच्छा होती, मुख्यमंत्री अगर इस प्रयास को लेकर गंभीर होते तो वो शुरुआत करते और हम साथ देने को तैयार थे। मुख्यमंत्री ने जब शुरू ही नहीं किया तो हम क्या करें? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान में इस संदेश को देने में कामयाब होंगे? और क्या इस संदेश को जब वो दे रहे हैं तो पूर्वी राजस्थान के बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े हैं? देखिए, पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी दौरे कर रहे हैं, उसके मैं तो 2 अर्थ भी निकालता हूँ। ईआरसीपी को तो करना ही है, तो गजेंद्र सिंह जी को शायद उनके पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ इशारा किया हो कि भविष्य में सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो अभी तक जो गजेंद्र सिंह शेखावत का दायरा था वो एक पश्चिमी राजस्थान तक था। पूर्वी राजस्थान का दौरा करने का दूसरा राजनीतिक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है, जगदीश जी बहुत वरिष्ठ हैं, ये भी इस चीज को समझ सकते हैं कि वो पश्चिमी राजस्थान के हैं, उनको पूरे प्रदेश का नेता बनाने का कहीं ना कहीं एक संकेत केंद्रीय नेतृत्व से उनको मिला होगा। इसी लिहाज से वो पूर्वी राजस्थान के इस तरीके से सघन दौरे कर रहे हैं कि उससे पहले उनका पूर्वी राजस्थान में कोई वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं था, वो गए भी नहीं थे, कोई दौरे भी नहीं हुए थे। ईआरसीपी है, ये सफाई दे रहे हैं, एक राजनेता है तो उस रूप में लोग कितना उस चीज को स्वीकार करते हैं तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।
जनता में क्या है। तो जहाँ तक भाषा वाली जो बात की, भाषा का भी एक ऐसा ही मुद्दा है कि जो राजस्थानी को मान्यता देने की बात है, पूर्वी राजस्थान के लोग इस चीज को समझते हैं कि ये एक जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है उसी को थोपना चाहते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान की भाषा बिल्कुल अलग है। अलवर, भरतपुर, करौली या कई ब्रज भाषा का वो रुख है, तो वो लोग उस भाषा के मुद्दे पे भी पूर्वी राजस्थान के लोग जो यहाँ मांग की जाती है कि राजस्थानी मारवाड़ी को, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो उसका भी वहाँ के लोग विरोध करते हैं कि भाषा राजस्थानी है कौन सी, क्योंकि वहाँ तो पूरी बेल्ट में एक अलग भाषा है। तो भाषा तो यहाँ बदलती जाती है, हर 2 कोस पे बोली बदल जाती है, भाषा किस रूप में लाएंगे। जो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अब पश्चिमी राजस्थान की भाषा का हम पर थोप दी जाएगी, तो उसका भी विरोध है। वहाँ भाषा पर कहीं सहमति नहीं बन पाती है कहीं। ये ठीक है, एक राजनीतिक दल है, अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं कि मान्यता मिलनी चाहिए, ये संकल्प भी पारित हो जाता है विधानसभा से, केंद्र के पास जाता है, लेकिन केंद्र के पास भी रिपोर्ट जाती है कि भाई ज्यादातर राजस्थानी के हिस्से तो अलग भाषा भी बोलते हैं, ये अलग भाषा है, तो वो खैर अलग इशू है। जहां तक गजेंद्र सिंह जी की बात जो आपने की, मैंने बताया कि उसके 2-3 अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। ईआरसीपी पे तो वो सफाई दे ही रहे हैं अपनी, और उससे पार्टी ये समझती है कि उससे फायदा मिलेगा। जहां किसी चीज को कांग्रेस ने एक मुद्दा बना रखा है काफी समय से, 2-3 साल से, ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर काफी सम्मेलन भी हुए और काफी चीजें, गतिविधियां भी चली, तो उसको लेकर कहीं भाजपा को लगता है कि ये हमें कहीं डैमेज कर सकती है ये इशू, तो उसका डैमेज कंट्रोल के लिए भी जो संबंधित मंत्री हैं केंद्र के, उनको, और वो राजस्थान के होने के नाते और राजस्थान में उनको बड़ा चेहरा भी बनाने की एक शायद मुहिम हो सकती है पार्टी की, उस रूप में भी उनको वहां घुमाया जा रहा है, या उस तरीके से वो सफाई देंगे। और जो विरोध और ये सब चीजें वाली बात है मीना जी, अब चुनाव आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। आप 2 दिन बाद देखना कि वही समर्थन में बयान देंगे। किरोड़ी लाल के पुराने बयान देख लें ईआरसीपी को लेकर, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना भी की है इस मुद्दे पे कि ये पूरी तैयारी से इन्होंने केंद्र को अपनी जो प्रस्ताव नहीं भेजे। इसमें राष्ट्रीय परियोजना के लिए ईआरसीपी को लेकर दूसरे राज्यों से भी सहमति की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने कुछ इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाए थे पहले, तो उसको लेके भी केंद्र सरकार की तरफ से सफाई आई थी कि आप मध्य प्रदेश और राजस्थान मिल बैठ के इस चीजों को देखें, कहाँ बांध बनेंगे, क्योंकि ये परियोजना है कि 25 साल में पूरी होगी। ये नहीं है कि 2-3-4 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। इतनी बड़ी परियोजना है, जिस तरीके से राजस्थान नहर, जो इंदिरा गांधी नहर हो गई, वो एक लंबे समय तक, और उसका अभी तक काम चल रहा है, कई जगह अभी उसमें जा रहा है, तो उसी तरीके की ये परियोजना है कि मतलब लंबे पीरियड तक चलने वाली परियोजना है। तो आने वाले समय में जनता भी सब चीजें, इन चीजों को जानती है कि राजनीति हो रही है, ये विरोध और ये करना, तो ये तो राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से उसका विरोध और समर्थन करते हैं। आप दूसरी तरफ भी कल ही और दूसरे बयान आ जाएंगे ईआरसीपी को लेकर, निश्चित रूप से दोनों पक्षों में तलवारें खींचेगी, और पूर्वी राजस्थान में उसका क्या असर होगा। कुछ जिले हैं, 4-5 जिले हैं, उसमें असर हो सकता है, वो कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकते हैं और भाजपा के भी पक्ष में जा सकते हैं। ऐसा ये साफ नहीं कहा जा सकता। जनता किसके दल की बात को स्वीकार करेगी, ये तो नतीजे ही सामने लाएंगे। जी, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें दोनों राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, देश के प्रधानमंत्री, जिस राज्य को लेकर इतने गंभीर हैं, जिस राज्य को देश के प्रधानमंत्री ने 25 सांसद दिए, क्या उस राज्य की जनता के, उस राज्य के 13, 14, 15 जिले जो अब बढ़ गए हैं, क्योंकि जिलों की संख्या राजस्थान में बढ़ गई है, उन जिलों को एक बहुत जरूरी बुनियादी सौगात देने के लिए क्या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पहल करके मुख्यमंत्री के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे? क्या उसके लिए 4 साल का वक्त कम रह गया, बल्कि 4.5 साल का? क्या मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर, कांग्रेस पर आरोप लगाकर, बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए राजनीतिक दल अपना हित तो साध सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री खुद से बात कर सकते हैं? क्या बीजेपी जनता के बीच जाकर ईमानदारी से ये स्वीकार कर सकती है कि देखिए 5 साल हम एक राज्य के मुख्यमंत्री को पानी जैसे मुद्दे पर अपने साथ नहीं ले पाए, और क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी? देखिए मैम, आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेट की भी बहुत सारी स्टेट के इश्यूज हैं।
हम केवल एडवाइस कर सकते, केंद्र मतलब हमसे मतलब केंद्र केवल एडवाइस कर सकता है। प्रधानमंत्री अगर पहल करते, इस देश का युवा ये सवाल कर सकता है कि अगर प्रधानमंत्री ये पहल करते कि अशोक गहलोत इसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा सही नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय बनाया इस देश के प्रधानमंत्री ने, नई सरकार आने के बाद उन्होंने राजस्थान के ही एक व्यक्ति को इसका चार्ज दिया, इसका मंत्रालय दिया, और राजस्थान की सरकार हासिल करने के लिए आप ये आरोप लगाएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर इस काम को करते, साथ देते तो हम कर पाते। क्या ये किसी भी केंद्र सरकार के मुखिया के लिए दलील जनता के बीच जाने के लिए सही है? हाँ या ना में बताइएगा अटल जी। नहीं, इसको इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं कि इसको हाँ या ना में बताया जाए। आप ये देखिए 2014 के अंदर मात्र 10 लाख कनेक्शन थे, रिक्वायर्ड थे 1 करोड़ 8 लाख कनेक्शन। जल शक्ति मंत्रालय देने के पीछे यही कारण था कि लोगों तक पानी पहुंचे। अभी 42 लाख कनेक्शन हो गए, 1 करोड़ 8 लाख कनेक्शन दिए जाने, दे सकते थे। जल शक्ति मंत्रालय यही कर सकता है। जल शक्ति मंत्रालय जैसा कि ये बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठोस आधार पे आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी हालत में जो डीपीआर अभी ड्राफ्ट हो रखी है उसके बेस पे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती, चाहे सरकार केंद्र में भी किसी की हो और स्टेट में भी किसी की हो। दोनों स्टेट जब तक सहमत नहीं होते तो भी ये राष्ट्रीय परियोजना नहीं हो सकती। क्या करे, हम डीपीआर यहाँ पर आकर के कैसे बनाए? ये कहते हैं कि आपका व्यक्ति हमसे गलती, हमारे व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति यहाँ रहे थे उनसे गलती हो सकती है ना, वो गलती वहां हुई तभी तो वो वापस लौट के आई। और अब दोबारा कह तो रहे 2019 में इनको एक लेटर दिया, 2020 में लेटर दिया, कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि आप डीपीआर को ठीक कर लीजिए, लेकिन न तो ये कोई कारण बता रहे कि ये टेक्निकल इशू है। अगर ये कारण भी बता दें कि ये टेक्निकल इशू है तो भी गुंजाइश है कि कहीं पर केंद्र ने दोनों स्टेट्स को कई बार बिठा लिया एक दूसरे के सामने, कभी कोई नदारद हो जाता है, कभी कोई नदारद हो जाता है। कहने का मतलब इसको एक जगह ला करके और मुद्दा बनाया जाना था। ये कह रहे हैं कि भाई मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो वसुंधरा मैम है, वो चाह रही थी कि उनके नाम से हो जाए। मैं अभी पूछ रहा हूँ मेट्रो के 3 फेज थे, पहले फेज के बाद दूसरा और तीसरा क्यों नहीं आया, अधूरी क्यों छोड़ी? इस बार तो पूरा मौका था ना आपको, क्यों नहीं बनाया उसका सेकंड फेज? क्या कारण थे? ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो आधी अधूरी सी छूटी हुई है उसको कंप्लीट कभी भी नहीं करते और एक नया मुद्दा छेड़ देते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं वो राजनीतिकरण करने की है। यही समझाने का प्रयास हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी का भी है कि वो पूर्वी राजस्थान में जो ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है वो दूर करें। राजनीति के मैदान में जब लड़ाई होगी, जंग होगी तो हथियार भी राजनीतिक होंगे, तो इसमें तो ये स्वाभाविक है। सवाल नहीं, बट इसमें नैतिकता आनी चाहिए, शुचिता आनी चाहिए, नियत आनी चाहिए, चरित्रता आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? आप बोल रहे हैं, अभी अरुण सिंह जी ने बोला लोकसभा के अंदर मोदी जी के नारे लगते हैं, तो लोकसभा के अंदर आप देखिए कि विपक्ष में बैठे व्यक्ति आंख भी मार सकते हैं, अलग अलग भाव भंगिमाओं में बहुत सारे इशारे कर सकते हैं। तो ये क्या वेल में जाकर के हंगामा कर सकते हैं। आज उपराष्ट्रपति, आज चित्तौड़ में हमारे उपराष्ट्रपति ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि बड़े मुद्दों पे भी विपक्ष बाहर चला जाता है और वो नहीं सुनना चाहता। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके बीच किस लिए लोकसभा या राज्यसभा, बड़े मुद्दों को सुना जाए, पक्ष रखा जाए। और अटल जी, क्या वाकई में पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान गजेंद्र सिंह को भेजने के पीछे उनके व्यक्तित्व को और बड़ा बनाना है मकसद पार्टी का? वो पहले से ही बड़े हैं मैम। आपको मैं बहुत स्पष्ट करूं कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनको बनाने की जरूरत नहीं है कि उनको और छोटा बड़ा किया जाए। वो उनको, क्योंकि उनका अनुभव अब जल शक्ति मंत्रालय के बाद पानी को लेकर बहुत सारा है, तो इस वजह से उनको पूर्वी राजस्थान की इस समस्या का जो भ्रम फैला है
उसको वो इस मुद्दे को सुलझाए, इसीलिए भेजा गया है। जी बाकी आप कुछ भी कहिए कि उनको इस वजह से ये वजह इसका नहीं, हम कोई कारण नहीं कहने बनता। वाले कौन होते हैं? हमारा तो काम है सवाल पूछना, और आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है उनका बिल्कुल, बहुत लेकिन बहुत उनका अच्छे से जवाब देना, स्पष्टता से जवाब देना, ताकि जनता जो आपको सुन रही है आपको बिल्कुल सुनकर कोई धारणा बनाए। अब पूर्वी राजस्थान मे में पहले से मुख्यमंत्री पद के दावेदार खड़े हैं आपकी पार्टी में, इसीलिए वहां पर उनके गजेंद्र सिंह के जाते ही जिस तरह से नारेबाजी हुई है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी का इसमें मकसद क्या है। निश्चित रूप से पार्टी चाहती है कि जल्द की समस्या का समाधान पूर्वी राजस्थान में हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये कैसे याद आया, ये तो सवाल जेन्युइन है, जनता भी पूछेगी। आप मीना जी बिल्कुल बिल्कुल पूछेगी, लेकिन आप मीना जी भाजपा का इतिहास उठा के आप पुराने डेटा देखिए। गुजरात में मुख्यमंत्री किसी ने आशा नहीं की थी। आप यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, हमारे जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो बिल्कुल आप देखिए कि वो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत से अनुभवी हो, वो कोई कि भी उनको अनुभव अभी तुरंत से दे दिया जाए, वो ऑलरेडी सक्षम है, वो मैनेजमेंट है उनका। गजेंद्र सिंह जी को भेजने के पीछे कोई ये ना सोचे कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, ये ना सोचे। आपकी बात से स्पष्ट है। मेरा ये स्पष्ट है कि मेरा स्पष्ट ये है कि वो ऑलरेडी वरिष्ठ हैं, और उनको पूर्वी राजस्थान केवल इसलिए कि जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने फैलाई है ईआरसीपी को लेके, वो दूर करेंगे, वो जवाब देंगे और जनता को कनेक्ट करेंगे। बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया है चुनाव से 3 महीने पहले। अरुण शर्मा जी आपके मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन तक नहीं कर पाए, नींव तक नहीं रख पाए। ये सवाल भी जनता के बीच में पूछा जाएगा, और बीजेपी इस बात को ठीक से रखने की कोशिश भी करेगी उन चिट्ठियों के सहारे जो आपको केंद्र की तरफ से बार बार मिली है। कहाँ मंशा की कमी रही अरुण शर्मा जी कि मुख्यमंत्री जो रोज आजकल हर दिन एक नई योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, तब भी जब वो इतने बीमार हैं तब भी वो अपने घर से भी ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्या वजह रही कि इस मुद्दे पर वो एकदम चुप रहे और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया? अब डॉक्टर मीना, इसका तो मैं मंचों पर मांग करने के, मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की सभाओं से पहले बाकायदा ट्विटर पर उनका संदेश अपना पहुंचाने के। हाँ, इसका तो मैं क्या आपको जवाब दूं कि वो ईआरसीपी में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, इस मुद्दे को उठाया नहीं। मेरे ख्याल में सबने देखा है। मेरे ख्याल पीएमओ में शायद एक अलग से जगह बनी हुई होगी जहां राजस्थान के सीएम के लेटर रख दिए जाते होंगे, क्योंकि अशोक जी का तो ये भी है मामला कि कोई अगर अच्छी योजना उन्होंने जनहित में बनाई है तो कई बार सलाह भी देने लग जाते हैं। जैसे राइट टू हेल्थ पहली बार किसी भी स्टेट में हुआ है तो उन्होंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सबके लिए करना चाहिए। ऐसे ही महात्मा गांधी स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वगैरह वगैरह। ईआरसीपी पे भी मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था, ये नहीं है कि ये इलेक्शन से पहले किया जा रहा है, ये सतत ये मांग उठाते रहे हैं, इनका कोई प्रॉपर जवाब था नहीं। आज जरूर गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप हमको बना दो। जगदीश जी ने जो कही है बात, और जगदीश जी अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आम आवाम है जो ये सोचती है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री पर पब्लिक मंच पर हमले करने के अलावा अगर मुख्यमंत्री ने कोई इनिशिएटिव लेकर नींव रख दी होती तो क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनता कि देखिए मैंने तो शुरुआत की लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर लिए, मैं काम को आगे नहीं बढ़ा पाया। मीना जी देखिए, ऐसा है कि अभी राजीव जी ने भी जिक्र किया था और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 25 साल कम से कम लगने वाले हैं। ये कोई मकान की नींव नहीं रखनी है कि पंडित जी को बुला लिया नींव रख दी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो शुरू हो चुका है, एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे हैं, नक्शे बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि चुप बैठी है राजस्थान की सरकार। कर सकते थे 5 कम कर सकते थे, सरकार पूरी होते होते 5 साल हो जाएंगे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 25 सालों में 5 साल कम कर सकते थे।
10% पैसा जो उनके हिस्से का था वो कर सकते थे, सिवाय पब्लिक मंच पर आरोप लगाने के। क्या मुख्यमंत्री एक कदम बढ़ाते तो 2 कदम बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे? सवाल ये है। मीना जी, आपको क्या लगता है कि एक भी कदम नहीं बढ़ा है? मैं तो वो नींव का जवाब दे रहा था कि कोई नींव खुदवा दी जाती। आपने 2 पिछले बजटों में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, उसको फंड एलोकेट किए हैं, एक्सपर्ट्स उन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांति मची हुई है ईआरसीपी के फ्रंट पे। बड़े साहस से चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर कुछ भी नहीं होता है तो राजस्थान खुद ईआरसीपी बनाएगा। और ये मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, एक लिमिट होती है। हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। राजस्थान का हक है, सबको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, अब आप राजनीति करके इससे दामन छुड़ा रहे हैं तो वो छूटेगा नहीं, ये मुद्दा तो रहेगा। और इस पूरी राजनीति में नुकसान जिसका होता है उसका नाम जनता है। जनता वैसे ही सालों से, दशकों से पानी की बुनियादी समस्या से जूझ रही है और 5 साल निकल गए पिछले। आने वाले समय में उसे इसका समाधान जहां दिखेगा उस तरफ जाने की वो कोशिश करेगी। ऐसे में राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास बीजेपी और कांग्रेस दोनों करेगी, जगदीश शर्मा जी, चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा? देखिए मैम, ईस्टर्न राजस्थान में तो ये मुद्दा रहेगा ही। चुनाव तो राजस्थान भर में होगा, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान में तो ये मुद्दा होगा, विधानसभा में खासकर, और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी बनेगा, क्योंकि अब लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। अब ये पता नहीं, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अचानक अनाउंस कर दे कि हम राष्ट्रीय परियोजना के तरीके से इसको लेंगे और इसको पूरा करेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव में जो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब 14 से ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ईस्टर्न राजस्थान में ये निश्चित तौर पे चुनाव का मुद्दा बनेगा। खासकर जिन गांव में, जिन शहरों में, कस्बों में पानी की भयंकर किल्लत रहती है, बूंद बूंद एक एक मटका पानी के लिए औरतों को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ती है, उन उन इलाकों में जो है ये ईआरसीएफ का मामला बहुत जबरदस्त तरीके से उठेगा। और अगर इसको राजनीतिक दलों ने और हवा दी तो ये चुनाव के दौरान इस एरिया में, ईस्टर्न राजस्थान में, चुनाव परिणाम कुछ अलग ढंग से बदल सकते हैं। तो क्या चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी राजस्थान की अपनी यात्रा में ऐसा कुछ ऐलान कर सकते हैं जिसका संकेत जगदीश शर्मा जी दे रहे हैं कि क्या पता प्रधानमंत्री चुनाव से पहले अगर ऐसा ऐलान कर देते हैं तो क्या वो पूर्वी राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के पहले आने की तैयारी को, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ऐसा ऐलान करते हैं तो उससे पूर्वी राजस्थान में अपनी लहर बनाने में बीजेपी कोई एक बढ़त ले पाएगी? राजीव जैन जी। देखिए मीना जी, एक ईआरसीपी का तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन भाजपा इसको कहीं ना कहीं यदि उसके विरोध में जा रहा होगा तो उसको ठंडा करने की कोशिश करेगी। मेरा मानना है कि ईआरसीपी तो एक मुद्दा है, लेकिन चुनाव में मुद्दा वहां और जातीय समीकरण बड़े प्रबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जातीय समीकरणों के ऊपर ये ईआरसीपी वाला आ जाए, लेकिन ये वोट का पैटर्न देखना पड़ेगा। और भाजपा को यदि कहीं ये लगता होगा तो निश्चित रूप से ये मानिए कि गजेंद्र सिंह के जो दौरे चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको ठंडा करने के लिए ही चल रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं, जो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से भाजपा इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगी इस मुद्दे को, और ये कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा दे देगी कि आने वाले चुनाव के बाद इस पे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, तो तब तो भाजपा को कुछ फायदा मिल सकता है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी राजीव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा, अब बीजेपी पूर्वी राजस्थान में अपने जल मंत्री को तैनात करके कुछ ठंडा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं लगातार अलग अलग संभागों में हो रही है। पूर्वी राजस्थान में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी इस मुद्दे पर जनता का मानस जो है वो अपने पक्ष में करने में एक कदम जरूर बढ़ाएगी। न्यूज़ 24 पर शाम 6 बजे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।